आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो द टॉपिक इज okay. So in the commercial application of biotechnology there are too many applications. Okay, so the very first application is the crop biotechnology. So crop biotechnology, the very first application. See, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है, क्रॉप की ईल्ड, क्रॉप की वैरायटी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं देन इट विल कम्स अंडर व्हाट, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में अगेन देयर आर टू मेनी उसके एग्जांपल्स हैं. द वेरी फर्स्ट इज हाइब्रिड सीड. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इजिली प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स. ठीक है, एज द नेम इज यूज दैट इज हाइब्रिड. ठीक है, तो हाइब्रिड कैसे क्रिएट करते हैं? बाय फ्यूजिंग वन वेराइटी विद द अनदर वेराइटी. ठीक है, उसको हम फ्यूज करके क्या क्रिएट करते हैं? हम बनाते हैं हाइब्रिड बनाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हाइब्रिड में? टू डिफरेंट, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, टू डिफरेंट क्रॉप्स के जीन्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं. वी आर फ्यूजिंग द टू डिफरेंट जीन्स. ठीक है, या फिर कह लो द genes. ठीक है, let's say the genes of two different crops. We are fusing the genes of two different crops. ठीक है, सो ये जो टू डिफरेंट क्रॉप्स है इनका जो जीन है, ठीक है, इसको फ्यूज करके, ठीक है, या फिर हम रिकम्बाइंड करके क्या कर रहे हैं? हम एक सीड ऑब्वियसली अगर वो क्रॉप है उस क्रॉप के अंदर पर्टिकुलर एक क्रॉप अगर हमने जीन्स को फ्यूज किया है, ठीक है, दो क्रॉप का, तो उसको हम प्लांट भी करेंगे ना. तो प्लांट करेंगे तो इवेंचुअली वो फर्टिलाइज करेगा एंड फर्टिलाइज करने के बाद वो फ्रूट बनाएगा, फ्रूट के अंदर सीड रहेगा, करेक्ट ना. तो जो उसके जो सीड होंगे वो कैसे सीड होंगे? वो होंगे हाइब्रिड सीड. ठीक है, सो स्पेशली यूज किया जाता है फॉर डेवलपिंग फ्रूट्स ऑब्वियसली. ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं? हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबाइनिंग, फ्यूजिंग. ठीक है, फ्यूजिंग एंड लेट्स से रिकम्बाइनिंग. ठीक है, बाय रिकम्बाइनिंग द जीन्स ऑफ और टू डिफरेंट crops. ठीक है, स्पेशली यूज फॉर व्हाट? फ्रूट डेवलपमेंट. द नेक्स्ट वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, जैसे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब कि हमने क्रॉप, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल क्रॉप के जीनोम में हमने इंसर्ट किया है फॉरेन जीन. ठीक है, तो इफ द पर्टिकुलर प्लांट, the crop plant is carrying the foreign gene then it is said to be genetically modified. ठीक है, listen what I am saying. If a particular plant, ठीक है, a crop plant is carrying foreign gene then it is said to be was genetically modified. ठीक है, it is said to be genetically modified. तो genetically modified जो crops है उसका again examples are there. ठीक है, there are too many बहुत ही ज्यादा important examples है. The very first example is BT cotton. ठीक है, सो जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन में एक पर्टिकुलर वॉर्म है, ठीक है, दैट इज अ बॉल वॉर्म. ठीक है, सो बेसिकली ये जो एक तरह का बॉल वॉर्म होता है, ठीक है, विच यूज टू डिस्ट्रॉय दिस बीटी कॉटन. ठीक है, क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है बीटी कॉटन को, मतलब सॉरी कॉटन को. ठीक है, नॉट बीटी कॉटन, यूज टू डिस्ट्रॉय कॉटन. ठीक है, अच्छा मैं इस तरह से इसको एरो ना डाल के नीचे की तरफ ही एरो डालती हूँ. ठीक है, बीटी कॉटन इज तो टॉपिक ना, तो चलो लेट्स नॉट डिस्टर्ब द टॉपिक, लेट्स नॉट डू एनीथिंग विद द टॉपिक. ठीक है, सो देयर इज अ व्हाट, बॉल वॉर्म है. ठीक है, काइंड ऑफ वॉर्म है जो कि क्या कर रहा है? जो कि इन्फेक्ट करता है कॉटन को.
ठीक है। और जब कॉटन को इन्फेक्ट करता है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट मीन्स जो ये रुई है ना वो पूरी काली काली हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि इट इज इन्फेक्टेड बाय वॉर्म, ठीक है, बॉलवॉर्म बेसिकली, ठीक है। और द इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो ये कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो है इंडिया से जो है कॉटन बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में जो है ये कॉटन की पैदावार, ठीक है, जो ईल्ड होती है, ठीक है, ईल्ड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन में करते क्या है हम लोग कि हम इस पर्टिकुलर जो अपना डिस्ट्रक्शन हो रहा है विद दिस पर्टिकुलर वॉर्म, बॉल वॉर्म, कॉटन को बचाने के लिए इस डिस्ट्रक्शन से व्हाट वी डू कि मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि देयर इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, द बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैसिलस thuringiensis, ठीक है। Bacillus thuringiensis. I don't know about the spelling, whether it is correct or wrong. I'm very bad with it, with the spellings generally, okay, but okay. Thuringiensis. हाँ, ठीक है। So thuringiensis is the correct word. So the bacteria, ठीक है, the name is Bacillus thuringiensis, ठीक है, this is the name of the bacteria, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ना, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के डीएनए के पास एक सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज, लाइक दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैविंग द सेगमेंट, दैट मीन्स ऑब्वियसली द जीन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज बीटी जीन, ठीक है, बीटी जीन या फिर बोलते हैं क्राई जीन, ठीक है, बीटी जीन है होता है या फिर जिसको क्राई जीन भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो इस ये जो क्राई जीन है ना, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है व्हेन दिस बीटी जीन इज engulfed बाय द दिस worm, ठीक है, दिस क्राई जीन, ठीक है, इट causes toxicity when engulfed by bollworm, ठीक है। सो दिस इज द केस, मतलब कि ये बॉलवॉर्म के लिए टॉक्सिन होता है द बीटी जीन, ठीक है, या फिर क्राई जीन, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट है बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के डीएनए में, ठीक है, जो डीएनए है, ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि ये जीन बनाता है, ठीक है, ये जीन बनाता है। और ये जीन जब अगर कोई पर्टिकुलर बॉलवॉर्म अगर इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, तो क्या हो जाता है, वो उसके लिए टॉक्सिन साबित होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वॉर्म के लिए। बैक्टीरिया नहीं मरेगा उससे, बिकॉज द बैक्टीरिया का जो डीएनए है दैट इज हैविंग द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राई जीन, ठीक है, फॉर विच यूज टू कोड फॉर, ठीक है, याद है हमने इंसुलिन कैसे पढ़ा था, द होल डीएनए इज देयर, द स्मॉल सेगमेंट इज देयर विच विल कोड फॉर इंसुलिन। तो कोड फॉर इंसुलिन मतलब कि क्या, वो सेंट्रल लोब में परफॉर्म करके फाइनली प्रोटीन बनाएगी, दैट मीन्स वो इंसुलिन बनाएगी। तो हम उसको लैंग्वेज में कहते हैं कोड फॉर इंसुलिन। तो वैसे ही हम यहाँ पे कहेंगे कि जो बैसिलस का जो डीएनए है, ठीक है, विच इज कैरिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि कोड करता है क्राई जीन के लिए, ठीक है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सेगमेंट जब ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होगा तो क्या बनाएगा, क्राई जीन बनाएगा। तो दैट इज वाई इस तरह से हम बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है कोड फॉर, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विल कोड फॉर द क्राई जीन। तो बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं होगा। बट व्हेन दिस पर्टिकुलर क्राई जीन इज एक्चुअली इनगल्फ्ड बाय द बॉलवॉर्म, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इट कॉजेस टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है इनटू द बॉडी ऑफ द बॉलवॉर्म व्हेन इनगल्फ्ड, ठीक है। सो ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसको भी मैं लिख देती हूँ।
ठीक है। द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, आर दोज क्रॉप्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जगह हम लिख सकते हैं आर दोज क्रॉप्स, ठीक है, आर दोज क्रॉप्स, ठीक है। अब मैंने बोला देखो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होता है, जैसे हमने लिखा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होता है, ठीक है। अगेन द ऑर्गेनिज्म which will carry the foreign gene, ठीक है, फ्रॉम another like somewhere else, ठीक है। अभी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वो प्लांट भी हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, ठीक है, एंड लाइक सो ऑन। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर द दोज क्रॉप्स विच यूज टू कैरी द फॉरेन जीन। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसी क्रॉप्स की, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच यूज टू कैरी द फॉरेन जीन, ठीक है। अब हमने फॉरेन जीन बोला तो इसका मतलब कि क्लियर है कि द जीन विल बी फ्रॉम अनदर लाइक कुछ किसी और ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर रहे हैं, जीन जो है कैरी करवा रहे हैं, ठीक है। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी फॉरेन जीन अलॉन्ग विद देयर जीनोम ऑब्वियसली, ठीक है, इनका खुद का भी तो जीनोम होगा ना, ठीक है, दैट मीन्स उनका खुद का भी डीएनए होगा, ठीक है। बेसिकली हम जीनोम वर्ड ही यूज करते हैं, मेरे मुंह से इसलिए बार बार जीनोम वर्ड यूज होता है आता है। बेसिकली वी यूज द टर्म जीनोम, ठीक है, जीनोम दैट मीन्स एंटायर डीएनए, ठीक है, दैट कॉल्ड एज व्हाट, द ह्यूमन का जो एंटायर डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड एज जीनोम, ठीक है। तो लेट्स हम अब से जीनोम ही वर्ड यूज करेंगे, आप भी आदत डालो जीनोम वर्ड यूज करने की। सो बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है दे विल कैरी द फॉरेन जीन, ठीक है, इन देयर जीनोम, विल कैरी फॉरेन जीन इन देयर जीनोम, in their genome, that will be what called as genetically modified, ठीक है। so that is why they will called as genetically modified। तो genetically modified crops are there। एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं बीटी कॉटन का, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लिखने लग गई, ठीक है, बिकॉज आई थॉट कि अगर ठीक है आप अभी छोटे हो तो शायद मेरे को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी हो। सो द बीटी कॉटन इज देयर, ठीक है। सो बीटी कॉटन में क्या होता है कि द बॉल वॉर्म इज देयर, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ वॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, वॉर्म है बेसिकली, क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट में भी हम बेसिकली कहते हैं नीमाटोड है। आपने एनिमल किंगडम तो पढ़ा ही है ना, करेक्ट ना, चलो मैं लिखती ही नहीं हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ या इंसेक्ट्स, ठीक है, नीमाटोड नहीं है, सॉरी, इट्स अ इंसेक्ट है, ऑर्थोपोडा का है, ठीक है, नॉट नीमाटोड, सॉरी माय मिस्टेक। सो इट्स अ इंसेक्ट, ठीक है, विच यूज टू इन्फेक्ट द कॉटन एंड देन डिस्ट्रॉय इट। So the bacteria is there, ठीक है, scientists have found out some bacteria which used to have these genes in their genomes, ठीक है, the genes which code for this BT gene या फिर क्राई जीन बोलते हैं, ठीक है। क्राई जीन इसलिए क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। जो ये जो पर्टिकुलर जीन है, जीन इज व्हाट, जो क्राई जीन है दैट मतलब एक तरह का प्रोटीन क्रिएट करता है। ये जो जीन है इवेंचुअली वो सेंट्रल लोगों को फॉर्म करेगा, तो दैट मीन्स वो रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, देन डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो हम बोलते हैं बीटी प्रोटीन बनाता है, ठीक है, बीटी प्रोटीन या फिर क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो उसको हम लाइक बीटी जीन या क्राई जीन भी बोल सकते हैं। लाइक जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा और इसको और अच्छे से लिखते हैं। ये जो बैसिलस है, ठीक है, ये कैरी करता है जीन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बीटी जीन, ठीक है, और क्राई जीन, ठीक है। एंड ठीक है, ये जो जीन है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा सही कर रही हूँ। दिस पर्टिकुलर जीन विल कोड फॉर, ठीक है, विल एनकोड मतलब कि विल कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो कि which causes toxicity, the protein which causes toxicity। Now this protein is called as, ठीक है, this particular protein is also called as, ठीक है, this particular protein is also called as BT protein, ठीक है, और क्राई प्रोटीन, ठीक है। अभी सही है सब कुछ, ठीक है। तो वन अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बैसिलस है, ठीक है, इट यूज टू हैव द जीनोम ऑफ द बैसिलस हैव
सेगमेंट ऑफ द जीन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. The gene which it carry, the gene is called as Bt gene, which is responsible for formation of protein, which is called also called as Bt protein या फिर cry protein. तो जीन का नाम भी एक तरह से दिया है, that is cry protein या फिर Bt protein. Obviously इनके ये जो Bt cotton है इसी के नाम पे, Bt किसके नाम पे दिया है, that is ये इंसेक्ट्स के नाम पे. इंसेक्ट्स का जो इनिशियल है ना, लाइक जीनस और स्पीसीज का जो इनिशियल लेटर है, ठीक है, उनके नाम पे दिया है Bt. ठीक है. सो बेसिकली ये जो बैसिलस है, दे यूज टू हैव व्हाट, दे यूज टू हैव दिस पर्टिकुलर जीन, ठीक है. दिस पर्टिकुलर जीन एक सेगमेंट है ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज बीटी जीन या फिर क्राई जीन, जो कि बनाता है, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग सेंट्रल डोग्मा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको दूसरा नाम दिया है, जिसको भी नाम दिया है बीटी प्रोटीन और क्राई प्रोटीन का, ठीक है. सो ये जो प्रोटीन है, वंस इट विल गेट डाइजेस्टेड बाय दीज इंसेक्ट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो लाइक इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय क्रिएटिंग टॉक्सिन्स या कॉजिंग टॉक्सिसिटी बेसिकली, ठीक है. सो दिस इज द पर्पस, नो दिस इज द थिंग. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया ऑब्वियसली, ठीक है, तभी वो साइंटिस्ट है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो ये पर्टिकुलर जीन है, बीटी जीन या फिर क्राई जीन, ठीक है. अब क्राई जीन क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन वो बनता है, ठीक है, इस जो जीन है, जो जीन जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, दैट इज वाई क्राई. क्रिस्टलाइन का फर्स्ट 3 लेटर, ठीक है, दैट इज क्राई, ठीक है. तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रोटीन होता है, दैट इज वाई क्राई प्रोटीन. ना ये साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने राइटिंग इट हियर, ठीक है. सो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, ठीक है. साइंटिस्ट आइसोलेटेड व्हाट, आइसोलेटेड क्रायोजीन फ्रॉम बैक्टीरिया. क्रायोजीन को आइसोलेट किया कहां से, फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, एंड इंसर्ट कर दिया इनटू द जीनोम ऑफ कॉटन, ठीक है, समझा. तो अगर ये पर्टिकुलर जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट का अगर ये जीनोम है, ठीक है, सो अगर ये प्लांट का लाइक कॉटन का अगर ये जीनोम है, तो उस पे जो है इंसर्ट कर दिया क्या, क्राई जीन. तो ये इंसर्ट कर दिया क्राई जीन, ठीक है. दिस इज द प्लांट जीनोम, ठीक है, दिस इज द प्लांट जीनोम. तो प्लांट जीनोम में क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये आइसोलेट किया इस पर्टिकुलर क्राई जीन को फ्रॉम द बैक्टीरिया और इंसर्ट कर दिया किसमें, जीनोम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है. अब जो कॉटन का जो जीनोम है, दैट इज ऑल्सो हैविंग क्राई जीन, विच इज द प्लांट जीनोम इज ऑल्सो हैविंग द सेगमेंट ऑफ क्राई जीन इन इट. सो वंस ये जो सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करेंगे प्लांट जीनोम, सी सेंट्रल डोग्मा चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हर तरह के ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करते हैं. तो ये जो प्लांट जीनोम है, वो जब सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो कोड किसके लिए करेगा, वो क्राई प्रोटीन के लिए कोड करेगा. दैट मीन्स जो कॉटन प्लांट है वो क्राई प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है. लेट्स से ये जो कॉटन प्लांट है उन्होंने क्राई प्रोटीन बनाया, ठीक है, और वो प्रोटीन कहाँ हो गया, वो प्रोटीन आइसोलेट हो गया या फिर कह लो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है. तो कॉटन प्लांट में, ठीक है, जो प्रोटीन था वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, इन लीव्स, ठीक है, क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया इन द लीव्स ऑफ द कॉटन, ठीक है. सो ठीक है, दिस हैपन ना. अगर इस प्लांट पे अब ये जो पर्टिकुलर प्लांट हुआ, ये कैसा प्लांट हुआ, ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हो गया ना, दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन. अगर अब इस पर्टिकुलर कॉटन प्लांट में अगर ये बॉल वर्म, ठीक है, इन्फेक्ट करेंगे, मतलब कि अब ये वर्म है ना, तो वर्म की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है. पहले वो कैटरपिलर फॉर्म करते हैं, देन वो प्यूपा, लार्वा एंड देन अडल्ट, करेक्ट ना. ये इस तरह की लाइफ साइकिल चलती है. लाइफ साइकिल हैविंग द 4 ऑफ द स्टेजेस, कैटरपिलर, देन द प्यूपा, लार्वा एंड अडल्ट. तो कैटरपिलर स्टेज पे जो वर्म होते हैं, दे यूज टू फीड ऑन द लीव्स ना ऑफ द प्लांट. सो बेसिकली
मैंने क्या बोला, जो एक प्रोटीन है, ठीक है, कॉटन प्लांट में जो जीन इंसर्ट किया क्राइजीन, उससे जो प्रोटीन बना विच इज अ क्राई प्रोटीन, वो एक्यूमुलेट हो गया ऑन द लीव्स, ठीक है, सो एक्यूमुलेट हो गया लीव्स में। तो वेनेवर जो ये बॉल वॉर्म्स है, ये जब इस पे इन्फेक्ट करेंगे लीव्स पे, ठीक है, जो पर्टिकुलर जो बॉल वॉर्म है, ठीक है, इन्फेक्ट करेंगे लीव्स पे, तो क्या होगा, मैंने लिखा है ऑलरेडी, ये जो प्रोटीन है दिस कॉजेज व्हाट, टॉक्सिसिटी, ठीक है, व्हेन इनगल्फ्ड बाय बॉल वॉर्म्स। तो बॉल वॉर्म्स जो कैटरपिलर के स्टेज पे है, जब इस पे जिस पे फीड करेंगे, लीव्स पे फीड करेंगे, तो जैसे ही लीफ का पार्ट उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाएगा, तो वो क्या होगा, वो टॉक्सिन क्रिएट करना शुरू करेगा, जिससे कि बॉल वॉर्म क्या हो जाएंगे, वो स्वेल होके बर्स्ट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है, हाँ, स्वेल होके बर्स्ट हो जाते हैं, सही सुना आपने, ठीक है, वो अलग मैकेनिज्म है और बाद में पढ़ेंगे। सो क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं, जो क्राई प्रोटीन है यूज टू डिस्ट्रॉय द बॉल वॉर्म। तो इस तरह से हमने बॉल वॉर्म से छुटकारा पाया, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, देयर आर टू मेनी लाइक बेनिफिट्स, ठीक है, टू मेनी एडवांटेजेस, बेनिफिट्स होते हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ठीक है, पर हेक्टे लाइक इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज पर हेक्टेकर यील्ड। सो इस तरह से हम अगर यील्ड जो है इसके इंक्रीज कर रहे हैं बीटी कॉटन की, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज गोल्डन राइस, ठीक है, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या था बीटी कॉटन का, इसी में जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ गोल्डन राइस, ठीक है। सो आई एम जस्ट रबिंग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप पूरा नोट डाउन कर लेना, और इसी के नीचे मैं नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल दूंगी। तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि बीटी कॉटन था, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोल्डन राइस का। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ व्हाट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ गोल्डन राइस। सो बेसिकली गोल्डन राइस में क्या होता है कि हम राइस के जीनोम को मैनिपुलेट करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि गोल्डन राइस है तो हम राइस के जीनोम को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अर्लियर क्या था कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसीज थी वो बहुत ही ज़्यादा फैल रही थी तेजी से, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और विटामिन ए की वजह से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। सो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा अब विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि द सोयाबीन इज देयर, द रेडिशेस नहीं, द कैरेट इज देयर, ठीक है, तो ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लाइक ये जो सोर्सेज हैं, ये जो है जो कॉमन लाइक बिलो पॉवर्टी वाले जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ये कैरेट लेना और सोयाबीन लेना, सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो बिलो पॉवर्टी के लोग थे। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा, और रोज रोज भी सोयाबीन और कैरेट कौन खाता है, ठीक है, तो दैट इज वाई साइंटिस्ट ने क्या सोचा, हम जो विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम इंसर्ट कराते हैं अपने किसी भी स्टेपल फूड के जीनोम से, ठीक है। स्टेपल फूड अब क्या होता है, स्टेपल फूड, ठीक है, स्टेपल फूड, तो स्टेपल फूड क्या होता है, जनरली लाइक जो कि मेन जो फूड होता है किसी कंट्री का, ठीक है, जिसे कि लाइक सब कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, इवन द बिलो पॉवर्टी वाले लोग भी, ठीक है। तो जो बिलो पॉवर्टी वाले लोग हैं वो दाल चावल खाते ही है, लाइक दाल चावल रोटी उनके लिए नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है, वो लाइक अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, सी अगर हम राइस की बात करें, ठीक है, राइस, तो राइस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ स्टेपल फूड बिकॉज राइस जो है हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह। इनफैक्ट जो राइस की जो वेराइटीज है लाइक 117 वेराइटीज आर अप्रोक्सीमेटली, आई माइट बी रॉन्ग बट या इतनी जो है अप्रोक्सीमेटली जो वेराइटीज हैं वो अवेलेबल हैं इंडिया में, ठीक है। तो अगर बिलो पॉवर्टी इंडिविजुअल्स भी हैं तो भी वो लाइक लो वैरायटी वाला जो है वो राइस अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि वो सस्ता मिलता है। हम जो है हाई वैरायटी लाइक जो एक्सट्रीम लाइक बासमती है ये ज़्यादा प्रेफर करते, तो लाइक लोग अपने
कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अफोर्ड करते हैं, लेकिन राइस इज द थिंग जो कि हर कोई लाइक हर कोई खाता ही है, हर कोई लेता ही है, ठीक है, क्योंकि राइस की बहुत सारी वेराइटीज हैं, कुछ वेराइटीज के ज़्यादा दाम होते हैं, प्राइसी होते हैं, और कुछ वेराइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एवरेज प्राइस के होते हैं, या फिर नेक्स्ट उससे भी बिलो वेराइटी वाला, ठीक है, सबसे जो बेकार वेराइटी वाला है वो थोड़ा सा और भी कम प्राइस का होगा। तो बेसिकली राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ है, और हर लेवल के इंडिविजुअल्स, हर लेवल की जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए लाइक अवेलेबल है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेपल फूड, ठीक है, जिसे कि हर कोई अफोर्ड कर पाता है। आप साउथ में देखोगे तो साउथ में तो राइस के बिना रह ही नहीं पाते लोग, ठीक है, राइस तो उनको चाहिए चाहिए तीनों टाइम, ठीक है। सो इसी तरह से लाइक है, राइस इज लाइक बहुत सारे लोग हैं दे आर फॉन्ड ऑफ राइस। तो राइस इज अ वन काइंड ऑफ स्टेपल फूड, एक राइस और एक चपाती, ठीक है, वीट भी लेते हैं हम बेसिकली। तो नॉर्थ के लोग हैं, लाइक मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से जो नॉर्थ के लोग हैं वो ज़्यादा आई गेस वीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द राइस, और जो साउथ वाले पीपल होते हैं वो राइस। तो दीज टू आर द बेसिकली स्टेपल फूड्स, ठीक है, एक राइस और वीट, उसमें भी हम राइस को बेसिकली कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सो राइस बिकॉज इज अ स्टेपल फूड, इट कैन बी अफोर्डेड बाई ईच कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करने के लिए, हम जो विटामिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम क्या करें, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इनटू द जीनोम ऑफ द राइस, ठीक है। तो क्योंकि राइस हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है, तो जो राइस का जीनोम है विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द व्हाट, विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग विटामिन ए, एंड हेंस एवरीवन गेट क्योर, ठीक है। किसी को बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस या विटामिन ए की डिफिशियंसी से जूझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया साइंटिस्ट ने, गोल्डन राइस कैसे बनाया, तो बेसिकली क्या किया साइंटिस्ट ने, एक जीन इंसर्ट किया इनटू द जीनोम ऑफ राइस में, ठीक है, और वो जो जीन था, द जीन यूज्ड टू कोड फॉर बीटा कैरोटीन का जीन था, ठीक है, बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, वो क्या करता है, हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग विटामिन ए, ठीक है। सो जैसे ही उन्होंने क्या किया, जीन को इंसर्ट किया इनटू द जीनोम ऑफ द राइस, ठीक है, इस जीन को, बीटा कैरोटीन जीन को, क्योंकि बीटा कैरोटीन ही क्या करता है, विटामिन ए सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा लाइक हेल्पफुल, लाइक सबसे मेन जो रोल है वो बीटा कैरोटीन ही प्ले करता है। तो बीटा कैरोटीन की जो जीन है उसको इंसर्ट कर दिया इनटू द राइस, इनटू द जीनोम ऑफ द राइस, और जो हेंस जो राइस था, राइस बना, उसके अंदर क्या सिंथेसाइज होने लगा, विटामिन ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओवरकम किया विटामिन ए की डेफिशिएंसी को बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अच्छा गोल्डन क्यों, अच्छा एक और चीज, नाम है गोल्डन राइस, ठीक है, तो गोल्डन क्यों, गोल्डन इसलिए क्योंकि इस तरह से जो राइस बना, ठीक है, उस राइस, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, लाइक गिव्स समवॉट, ठीक है, जो बीटा कैरोटीन होता है दैट इम्पार्ट कलर, ठीक है, और वो जो कलर होता है ना जो इम्पार्ट करते हैं वो दैट इज समवॉट येलोइश, ठीक है। तो दैट इज वाई लाइक येलोइश, कितना पहले के लोगों को ज्यादा कुछ पता तो था नहीं, तो येलोइश नहीं, मतलब येलोइश नाम ना देके उन्होंने गोल्डन राइस दे दिया, क्योंकि गोल्डन इज समथिंग वेरी प्रीशियस ना, गोल्ड इट्स समथिंग वेरी प्रीशियस। तो ये जो इन्वेंशन था वो भी प्रीशियस था, क्यों, क्योंकि हम स्टेपल फूड में कुछ लाइक स्टेपल फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ प्रीशियस था, दैट इज वाई येलोइश ना देके समवॉट लाइक येलोइश टिंच था, ठीक है, प्योर गोल्डन नहीं था, येलोइश टिंच था, दैट इज उन्होंने नाम दे दिया गोल्डन राइस का। क्यों, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन है दैट यूज्ड टू इम्पार्ट द कलर, ठीक है, दैट इज वाई। द नेक्स्ट, ओके आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, मैं सब कुछ इधर ही रखूंगी। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन गोल्डन राइस का, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ द हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट।
ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। तो बेसिकली जो भी वीड्स होते हैं, ठीक है, वीड्स जो कि ऑब्वियसली ग्रो होते हैं अलोंग विद द मेन क्रॉप। तो जो वीड्स होते हैं, दे यूज टू व्हाट, दे यूज टू शेयर, दे ऑब्वियसली दे आर अननेसेसरी herbs which grow along with the main crop। weeds की अगर हम बात करें तो weeds used to what, they used to share the nutrients, है ना, शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स विद द मेन क्रॉप। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे यूज टू लाइक सारा न्यूट्रिएंट्स वो खुद ही ले लेते हैं, और जो हमारा मेन प्लांट होता है, मेन क्रॉप प्लांट होता है, दैट डिप्राइव्ड, ठीक है, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो जितना उसको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो वीड है वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेता है न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम उस पर वीडीज, अगर हम अपने पर्टिकुलर लैंड है, लैंड लाइक क्रॉप हम अगर उगाते हैं तो हम पूरा लैंड में ही उगाते हैं ना, तो देयर इज लाइक होल लाइक बहुत ज़्यादा सा, ठीक है, बहुत लार्ज एरिया का लैंड है, उस पर क्रॉप है हमारी। ठीक है, और क्रॉप के साथ साथ क्या हो रहा है, वीड भी जो है वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम वीडीसाइड स्प्रेज जो होते हैं, ठीक है, अगर वो हम स्प्रेड करते हैं तो इट माइट हैपन लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है वो स्प्रेज वीड्स पे ना गिर के लाइक हमारे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स क्रॉप पे भी गिरते हैं। ठीक है, अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो जो स्प्रे कर रहे हैं मतलब कि जो स्प्रे पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्रॉप पे, मेन क्रॉप पे भी गिरते हैं अलॉन्ग विद द वीड। जरूरी नहीं है ना कि स्पेसिफिकली वीड पे ही, वीड को ही इफेक्ट करे। तो इससे कुछ ना कुछ डैमेज हमारे क्रॉप्स को भी होते हैं। अगर हमारे क्रॉप्स को डैमेज होगा तो जो यील्ड होगी वो अफेक्ट होगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसे लाइक जीन जो है, ठीक है, जो एक्चुअली नेचुरली हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट होते हैं, नेचुरली जो अकरिंग हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट होते हैं, उन प्लांट से जीन आइसोलेट किया, जीन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंट। ठीक है, उस जीन को हमने आइसोलेट किया एंड देन हमने क्या किया, हमने अपना जो रिक्वायर्ड क्रॉप है उसके जीनोम के साथ क्या किया, उसके जीनोम के साथ इंसर्ट करा दिया। ठीक है, रिकम्बाइन करा दिया। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लाइक स्पेसिफिकली जो हमारा हर्ब्स है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली रोक सकते हैं। तो लाइक हम सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वीड्स को। ठीक है, बाय डूइंग दिस। So this is the another what we say, another example of the genetically modified crops। ठीक है, now so हम पढ़ रहे हैं क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमने हाइब्रिड सीड पढ़ा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में ही, ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज व्हाट, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर आप समझ रहे होंगे, बायो फर्टिलाइजर का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो फैक्ट्री मेड होते हैं। फैक्ट्री मेड मतलब कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं ऑब्वियसली बाय यूजिंग टन्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं टू द प्लांट्स, टू द एनिमल्स वाई, बिकॉज एनिमल्स समटाइम्स यूज टू गेज ऑन दीज प्लांट्स। ठीक है, एंड वो हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं उस पे, प्लांट के ऊपर हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इवेंचुअली केमिकल से बना है। केमिकल अगर जो भी उस पर्टिकुलर प्लांट पे फीड करेगा तो केमिकल्स उसके बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट होंगे ऑब्वियसली। सो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स का मोटो क्या है कि केमिकल्स को यूज ना करना फॉर प्रिपेयरिंग द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्या केमिकल्स का यूज ना करना। अभी जो फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें क्या है, मैंने बताया कि केमिकल्स होते हैं, लाइक टन्स ऑफ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इट द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस बायो फर्टिलाइजेशन इज to not use the chemicals। ठीक है, to not use the chemicals for making the fertilizers। ठीक है, तो एंड येट, ठीक है, इस तरह के जो केमिकल्स है यूज ना करना, और फिर भी, ठीक है, फिर भी जो है हमारे प्लांट्स को प्रॉपर लेकिन सारे केमिकल्स का यूज ना करके भी प्लांट को प्रॉपर नाइट्रोजन, प्रॉपर फॉस्फोरस प्रोवाइड कराना।
ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कभी कभी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर, पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो हम मतलब कि अगर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है तो प्लांट को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, करेक्ट ना, लाइक नाइट्रेट्स के फॉर्म मिलेंगे बेसिकली, ठीक है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होगी, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर में हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज ना करके भी प्लांट को हर तरीके के नाइट्रोजन लाइक मिनरल्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर उनके लिए मिनरल्स हैं, ठीक है। सो ये नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फेट, ठीक है, ये सब प्रोवाइड कराना केमिकल्स यूज ना करके भी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। द बैक्टीरिया इज like Azolla, ठीक है, the Rhizobium is there, ठीक है, Azobacter is there, Rhizobium, ठीक है, Azolla is also there, Nostoc is also there, ठीक है, and then there is something with A, हाँ, Azotobacter is also there, Azotobacter is there, ठीक है, Anabaena is there, okay, yes, Anabaena. So these are the some of the microbes which are used as a biofertilizers, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अजोला सेम, नॉस्टॉक जो है नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन में फिक्सिंग में हेल्प करता है, सेम एजोटोबैक्टर, सेम एनाबीना, लाइक ये सब क्या करते हैं, फिक्स करते हैं सम ऑफ द केमिकल्स, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये सारे बैक्टीरिया जो है, ठीक है, यूज होते हैं। एंड द एजोला इज अ प्लांट, ठीक है, रिमेम्बर, सॉरी मैंने इसके साथ ही लिख दिया। सो द एजोला इज व्हाट, दिस इज द प्लांट, ठीक है, जो कि यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। सो या दिस इज द वे, ठीक है, इन दीज वेज बेसिकली क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे जो है हम लाइक इस तरह के एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, ठीक है, इन द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम क्रॉप के फील्ड में, ठीक है, या फिर लेट्स से एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमें इस तरह के क्या मिलते हैं, हमें इस तरह के लाइक एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज अ टिश्यू कल्चर, ठीक है, इट्स नॉट देयर बट स्टिल, ठीक है, हम लिख ही लेते हैं, दैट इज अ टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर इज अ लाइक टेक्निक जिसमें कि हम टेस्ट ट्यूब है या फिर बीकर है, ठीक है, या फिर कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम क्या कराते हैं, प्लांट्स ग्रो कराते हैं इनसाइड द लैब। सो इट्स अ इन विट्रो टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि हम लैब के अंदर प्लांट्स को ग्रो कराते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ठीक है, एंड विदाउट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। हम सारे जो फैक्टर्स हैं उनको प्लांट लाइक इन लैब ही प्रोवाइड कराते हैं, सारे फैक्टर्स इन द सेंस कि हम उनको पीएच प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, हम फाइटो हार्मोन्स दैट मीन्स द प्लांट हार्मोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड द लैब ओनली, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर जो है, सॉइल टेक्सचर वो भी प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड द लैब ओनली। तो हमें बाहर के जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, कब सनलाइट आएगी कब नहीं, अगर रेनी सीजन हो गया तो सनलाइट कैसे आएगी, लाइक ये सारी चीज़ों को हमें सोचना ही नहीं पड़ता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं, इस पे हम डिपेंड नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम सीधा लैब के अंदर उनको सारे के सारे अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, और प्रोवाइड करा के क्या करते हैं, हम इनसाइड टेस्ट ट्यूब हम क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, दिस प्लांट ग्रो कराते हैं बेसिकली, ठीक है। सो या दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, टिश्यू कल्चर। आप हायर क्लासेस में इसको डिटेल में भी पढ़ोगे टिश्यू कल्चर को। सो इस टेक्निक से हम क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं अपने प्लांट को इनसाइड द लैब, और हमें डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है सीजन पे। अगर मैंगो है, मैंगो का सीजन अगर ये होता है तो हम उसी सीजन का वेट करना पड़ेगा, नहीं, हम इनसाइड द लैब अगर उसको प्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम सारा अप्रोप्रिएट कंडीशन उनको इनसाइड द लैब प्रोवाइड कराएंगे आर्टिफिशियली, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो कराएंगे एंड देन फिर उसको
लाइक टेस्ट ट्यूब में एंड समवेयर, ठीक है, और फिर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इन द नर्सरीज इवेंचुअली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से बल्क में हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं प्लांट को, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सीजन, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और इस तरह से जो प्लांट एक्सटेंट हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, होने की कगार पे हैं, ठीक है, ऐसे जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं इनको हम संभाल के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू कल्चर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रो करा के इनके सीड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। याद है क्रायो प्रिजर्वेशन हमने पढ़ा था, -196 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हम जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर की हेल्प से किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो सीड है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट इट्स अचीवमेंट, ठीक है, विच वी हैव अचीव की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो या दिस इज द एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इन द फील्ड ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, दैट मीन्स एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में एंड देन द ह्यूमन हेल्थ एज वेल, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेटर ऑन सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।